सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं VSEPR थ्योरी, VSEPR सिद्धांत। दोस्तों इसके दो वीडियो बनेंगे। एक यहाँ पे मैं आपको लैंग्वेज के साथ में कुछ आकृतियाँ होती है, ज्योमितियाँ होती है, उसके बारे में बताऊंगा। और दोस्तों एक दूसरा वीडियो आएगा जिसके अंदर जो ज्योमिति रह जाती हैं उसको हम बाद में कवर करेंगे, यानी कि इसके दो पार्ट आ जाएंगे। इसके अंदर दोस्तों हम बेसिक से VSEPR सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर VSEPR थ्योरी या सिद्धांत, तो यहाँ पे VSEPR इतना बड़ा नाम है। देखो इसका पूरा नाम क्या होगा। पूरा नाम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो V से हो जाएगा वैलेंसी, V से हो जाएगा वैलेंसी, S से हो जाएगा शेल, E से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, P से हो जाएगा दोस्तों पेयर, और R से हो जाएगा रिपल्शन, प्रतिकर्षण। थ्योरी का थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। हिंदी में इसको कहते हैं दोस्तों, हिंदी में इसको कहते हैं दोस्तों संयोजी या संयोजकता, संयोजी कोश। शेल का मतलब होता है कोश, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन ही होता है, पेयर का मतलब होता है युग्म, और रिपल्शन का मतलब होता है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण सिद्धांत आई बात समझ में दोस्तों? तो हिंदी का मतलब क्या होता है इसका? संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। वैसे ये बहुत बड़ा नाम है, आप इसको ऐसे ही याद रखो, VSEPR सिद्धांत। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा है सर ये तो इसकी फुल फॉर्म होगी, बाकी ये सिद्धांत कहता क्या है? दोस्तों मैंने ही आपको पढ़ाया था लुईस अवधारणा या लुईस स्ट्रक्चर, जो लुईस सिंबल थे, सारा कुछ। तो दोस्तों लुईस अवधारणा में केवल वहां पर दोस्तों अष्टक पूर्ण की बात हो रही थी, वहां पर अणु की आकृति के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। तो यहाँ पे दोस्तों जो अणु की आकृति होती है, उस अणु की आकृति में जो लुईस अवधारणा थी, समझना ध्यान से इसको, एक एक चीज को। लुईस अवधारणा जो थी दोस्तों, इस लुईस अवधारणा ने जो अणुओं की आकृति होती है दोस्तों, अणुओं की आकृति होती है, उसको वो नहीं समझा पाए थे। अणुओं की आकृति के बारे में दोस्तों उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, मतलब अणुओं की आकृति को नहीं समझाया था या समझाने में असमर्थ थे। अब यहाँ पे दोस्तों यही चीज है कि भाई लुईस अवधारणा ने अणुओं की आकृति को समझाने में असमर्थ हुआ था, वो अवधारणा या नहीं समझाया था। अब इसी को लेकर के दोस्तों जो अणुओं की आकृति होती है, उस आकृति को समझाने के लिए दोस्तों दो वैज्ञानिक होते हैं। एक का नाम हो जाएगा दोस्तों पॉवेल, एक का नाम हो जाएगा दोस्तों पॉवेल, और दूसरे का नाम हो जाएगा दोस्तों सिज्विक। तो पॉवेल और सिज्विक ने दोनों ने मिलकर के 1940 में इस सिद्धांत की दोस्तों यहाँ पर इस सिद्धांत को दिया, जो कि इस अवधारणा में अणुओं की आकृति को समझाया नहीं था। अब इस सिद्धांत की सहायता से हम अणुओं की आकृति को समझा सकते हैं। किसको समझा सकते हैं? अणुओं की आकृति को समझा सकते हैं, ठीक है। तो दो वैज्ञानिक आते हैं दोस्तों 1940 में दो वैज्ञानिक आते हैं। एक का नाम हो जाएगा सिज्विक, और दूसरे का नाम हो जाएगा दोस्तों पॉवेल। तो पॉवेल और सिज्विक ने VSEPR सिद्धांत की स्थापना की, VSEPR सिद्धांत दिया, VSEPR सिद्धांत दिया। और दोस्तों इस सिद्धांत से दोस्तों हम लोग अणुओं की आकृति को समझा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा कि इस सिद्धांत से अणुओं की आकृतियों को आसानी से समझाया जा सकता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद में भी सिज्विक और पॉवेल के बाद में भी दो वैज्ञानिक और आते हैं। सिज्विक और पॉवेल के बाद में, ठीक है, बाद में दोस्तों दो वैज्ञानिक और आते हैं। वो दो वैज्ञानिक की मैं बात करूं नाम की, तो एक का नाम था दोस्तों गिलेस्पी, और दूसरे का नाम था दोस्तों नाइहोम।
गिलेस्पी और नाइहोम, ये दोनों आते हैं 1957 में। 1957 में आते हैं, या 1957 में उन्होंने जो चीज़ बताई वो बताई थी, ठीक है, मतलब इसके बारे में। तो गिलेस्पी तथा नाइहोम ने VSEPR सिद्धांत को आगे उन्होंने क्या किया, इसको संशोधित किया और विकसित किया और ज़्यादा सुधार किया। क्या किया दोस्तों, VSEPR सिद्धांत को संशोधित कर, थोड़ा यहाँ पर जीके टाइप का लग रहा है, लेकिन दोस्तों एक बार मैं समझा देता हूँ, फिर हम लोग आगे समझेंगे डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। तो VSEPR सिद्धांत को संशोधित कर सुधार किया, ठीक है, मतलब और ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में बताया दोस्तों उन्होंने। अब क्या बताया है वो क्या नहीं बताया है, वो VSEPR सिद्धांत की अवधारणाएं हो जाती है। फिलहाल इतना आपको समझ में आना चाहिए कि पहले दोस्तों लुईस अवधारणा ने जो बात बोली थी, या लुईस अवधारणा ने जो दिया था, उन्होंने उसमें कोई अणु की आकृति के बारे में नहीं बताया था, अणु की आकृति को नहीं समझाया था। अब बाद में दोस्तों दो वैज्ञानिक आते हैं, सिज्विक और पोवेल, जिन्होंने VSEPR सिद्धांत दिया, जो कि यह सिद्धांत होता है वो अणु की आकृति को आसानी से समझा सकता है। इसके बाद में दोस्तों दो वैज्ञानिक और आते हैं, गिलेस्पी तथा नाइहोम, और गिलेस्पी और नाइहोम ने जो सिद्धांत VSEPR सिद्धांत था उसको और ज़्यादा सुधार किया, इसके बारे में संशोधन किया, विकास किया, इसके बारे में विकसित ज़्यादा इसको किया और सुधार करके उन्होंने भी इसको थोड़ा बहुत इसके बारे में बातें बोली। दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे VSEPR सिद्धांत कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं कि यह सिद्धांत किस पर आधारित है। तो दोस्तों संयोजकता कोश यानी कि वैलेंसी शेल होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है वैलेंसी शेल होता है, जो संयोजी कोश होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है। नाम से ही क्लियर है, इनके मध्य क्या होता है दोस्तों, प्रतिकर्षण होता है, और उन प्रतिकर्षण के अन्योन्य क्रियाओं पर आधारित होता है। यह जो सिद्धांत होता है दोस्तों वो संयोजी कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण का अन्योन्य क्रिया पर आधारित यह सिद्धांत होता है, ठीक है। मैं इस बात को लिखता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ये पॉइंट लिखा है कि यह सिद्धांत होता है वो संयोजकता कोश में। अब संयोजकता कोश क्या होता है उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मैंने आपको बार बार समझाया है इस चीज़ को कि सबसे परमाणु का सबसे जो बाह्यतम कोश होता है उसको कहते हैं संयोजकता कोश, जो कि ये साझा करने में काम आता है, ठीक है, सहसंयोजक बंध बनाने में काम आता है। ओके, वहाँ पर साझा होता है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इसको संयोजी कोश कहते हैं, संयोजकता कोश कहते हैं। तो दोस्तों यह सिद्धांत संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाओं पर आधारित है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर प्रतिकर्षण क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक क्लाउड के फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लाउड के फॉर्म में होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन के मध्य ऋण आवेश होता है, और ऋण आवेश के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। आई बात समझ में। तो दोस्तों ये थी बेसिक सी बात। अब मैं समझाता हूँ कि VSEPR सिद्धांत की अवधारणाएं क्या होती है, यानी कि इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं वो हम समझते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, हेडिंग लगाते हैं हम लोग, मूलभूत अवधारणाएं। दोस्तों पहला पॉइंट हो जाएगा क्या, देखिए अवधारणा में अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है। संयोजी कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उनकी संख्या पर निर्भर करती है। तो ये क्या कहना चाहता है उसको समझते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दो एग्जाम्पल बताता हूँ, एक है दोस्तों CH4 और एक है दोस्तों NH3। इसमें इसकी जो ज्योमिति होती है, आकृति जो होती है वो होती है दोस्तों अष्टफलकीय। इसकी कैसी होती है, अष्टफलकीय, और इसकी होती है दोस्तों पिरामिडीय। ये कैसे हुआ समझते हैं। कार्बन होते हैं इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कहने का मतलब होता है कि इसके संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए कार्बन है, इसकी परमाणु संख्या होती है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 4, तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं। तो कार्बन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो 1 2 3 और 4। और यहाँ पे समझना ध्यान से,
नाइट्रोजन होता है, इसकी परमाणु संख्या होती है 7, तो इसका हो जाएगा 2 और 5। इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन के ऊपर 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब जो आपके हाइड्रोजन होते हैं वो दोस्तों इनके साथ में बंध बनाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इससे बंध बना लेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर बंध बना लेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर बंध बना लेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर बंध बना लेगा। इसी प्रकार से दोस्तों ये जो आपकी आकृति होती है दोस्तों वो किस टाइप से बन जाएगी, अष्टफलकीय बन जाएगी। किस टाइप से बन जाएगी, अष्टफलकीय बन जाएगी। तो अष्टफलकीय बनने का कारण क्या है, बनने का कारण सिंपल है कि इसके ऊपर केंद्रीय परमाणु जो होता है इसके ऊपर जो संयोजी कोश जो होता है, संयोजी कोश जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी है, इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या में कहूँ तो हो जाएगी 2। युग्म का मतलब होता है 2 जोड़ी, ठीक है, मतलब 2, एक पैर का जूता नहीं, देखो जूते मतलब दोनों पैर के, सेम यहाँ पर है। युग्म का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ युग्म कहलाता है। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 का मतलब 2 युग्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 तो इलेक्ट्रॉन युग्म कहाएगा और 1 कहलाएगा इलेक्ट्रॉन, सिंपल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपके जो हाइड्रोजन होते हैं वो 3 बंध बना लेते हैं, ऐसे एक एक होता है इनके ऊपर, तो ऐसे, तो बाकी यहाँ पे 2 रह जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी जो आपकी आकृति होगी वो पिरामिडीय बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, पिरामिडीय। अब यहाँ पे जो संयोजी कोश होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो भी दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक होता है दोस्तों बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक होता है दोस्तों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझना बात को ध्यान से। बॉन्ड पेयर मतलब कि आबंधित भी कह सकते हैं, संयोजित भी कह सकते हैं। तो संयोजित इलेक्ट्रॉन युग्म और इसको कहते हैं एकाकी या असंयोजित इलेक्ट्रॉन युग्म। लिखना तो लिख लेना, एकाकी या असंयोजित इलेक्ट्रॉन युग्म। मतलब कि जिन्होंने बंध बना रखा है उनको कहा जाता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, संयोजित इलेक्ट्रॉन युग्म। और जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है, बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया है, इन इलेक्ट्रॉन युग्मों को कहते हैं एकाकी या असंयोजित इलेक्ट्रॉन युग्म। आई बात समझ में। तो ये इन इलेक्ट्रॉन युग्मों के ऊपर डिपेंड करता है अणु की आकृति। यही कहना चाहता है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट को समझते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, मैंने 2 पॉइंट लिख दिए हालांकि। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन अभ्र यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर ऋणात्मक आवेश होता है। यही बात दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले भी बोली थी कि इलेक्ट्रॉन होते दोस्तों वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्लाउड के फॉर्म में होते हैं जिनके ऊपर ऋण आवेश होता है और ऋण आवेश के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। आई बात समझ में। ओके, यही चीज यहाँ पर दोस्तों बोली गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम में उन स्थितियों में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, त्रिविम में उन स्थितियों में वो अवस्थित होने का प्रयत्न करते हैं जिसके फलस्वरूप उनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम हो। इस स्थिति में उनके मध्य अधिकतम दूरी होती है। दोस्तों यहाँ पर मैं इसी को लेकर के आगे समझाऊं तो यहाँ पर देखिए, जो आपका NH3 होता है, इस NH3 ने ऐसी ही आकृति क्यों धारण की, पिरामिडी ही क्यों धारण की। ये हो सकता था ना ऐसा, देखिए एक H इधर आ गया, एक H इधर आ गया और एक आपका H इधर आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा आ जाता। ऐसा भी हो सकता था, या फिर ऐसा भी हो सकता था
कि आपका एक एच इधर आ गया, एक एच इधर आ गया और एक एच आपका इधर आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता था। ऐसे ही धारण क्यों की? इसके पीछे दोस्तों कारण यही होता है कि दोस्तों जो लोन पेयर होते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है दोस्तों। और प्रतिकर्षण से दोस्तों ये क्या करता है, ये जो अणु होता है ऐसी स्थिति धारण करना चाहता है, ऐसी स्थिति धारण करना चाहता है जिससे उनकी आकृति में जो इलेक्ट्रॉन है युग्म, उनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम हो और वो दोस्तों व्यवस्थित हो सके, ठीक है, और अधिकतम दूरी पर हो सके। अधिकतम दूरी कहने का मतलब ये होगा दोस्तों कि यहाँ पर जो ऊपर वाले हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, वो दोस्तों क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, तो जो नीचे वाले हैं वो इस तरह से व्यवस्थित हुए त्रिविम में कि उनके मध्य प्रतिकर्षण होते हैं, वो दोस्तों क्या होता है, कम से कम हो। या मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूँ दोस्तों, देखिए ध्यान से समझना, लैंग्वेज अलग बात है बट समझना इंपॉर्टेंट बात है। देखिए यहाँ पर मैं इसकी पिरामिड की बात करूँ तो इनके ऊपर जो आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। प्रतिकर्षण से दोस्तों ये इस तरह से धक्का देता है और ये इस तरह से धक्का देता है, जो कि ये इस तरह से दोस्तों पिरामिडीय ज्यामिति को बनाते हैं। किस तरह की ज्यामिति बनाते हैं, पिरामिडीय ज्यामिति को बनाते हैं, पिरामिडीय ज्यामिति को दोस्तों बनाते हैं। पिरामिडीय नहीं होती, पिरामिडीय होती है, इस ज्यामिति को बनाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये 2 पॉइंट आपको समझ आए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि दोस्तों इनको कहा जाता है लोन पेयर। इनको क्या कहा जाता है, लोन पेयर। यानी कि यहाँ पर जो आपके अबंधित इलेक्ट्रॉन है, वो अबंधित युग्म है ना, अबंधित इलेक्ट्रॉन, आबंधित नहीं, अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म या अबंधित युग्म लोन पेयर। और इसको कहा जाता है बॉन्ड पेयर, जिन्होंने बंध बना रखा है जिन इलेक्ट्रॉन है। तीसरी और चौथी पॉइंट की बात ये होगी कि इनके मध्य प्रतिकर्षण का क्रम कैसे होगा। चौथी बात ये होगी दोस्तों कि प्रतिकर्षण का क्रम कैसे होगा। प्रतिकर्षण का क्रम देखो, जो आपके लोन पेयर होते हैं और लोन पेयर होते हैं, जैसे यहाँ पर एक ही लोन पेयर है, अगर ऐसे कैसे 2 लोन पेयर होते तो, ऐसे कैसे 2 लोन पेयर होते तो, अगर एक लोन पेयर तो ये रहा और 2 इलेक्ट्रॉन और होते ऐसे, तो 2 लोन पेयर होते हैं, तो इनके और इनके मध्य इतना प्रतिकर्षण होता कि इनकी आकृति पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं समझाऊं, लोन पेयर है हमारे पास में और दूसरा भी लोन पेयर है, तो उनके मध्य दोस्तों प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। इनके मध्य दोस्तों प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। इससे थोड़ा कम जो होता है वो होता है दोस्तों लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में। मतलब ये लोन पेयर है, ये आपका लोन पेयर है जो बंध नहीं बनाए वो, और ये जो बंध बनाए हुआ बॉन्ड पेयर है। तो इनके और इनके मध्य प्रतिकर्षण थोड़ा कम होता है, तो इनका प्रतिकर्षण थोड़ा कम। और सबसे जो कम होता है प्रतिकर्षण वो हो जाएगा केवल बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में, यानी कि ठीक है, बंद बंद के मध्य प्रतिकर्षण बहुत कम होता है। तो ये कम क्रम होता है, उसको ध्यान में आपको रखना है, इस क्रम को आपको ध्यान में दोस्तों रखना है। तो ये थी दोस्तों अवधारणाएं। और इसके अलावा एक बात और भी है, मुझे याद आ गई, बोल देता हूँ कि जो आपका जो संयोजी कोश होते हैं वो दोस्तों संयोजी कोश एक गोलीय रूप होते हैं, मतलब स्पेरिकल होते हैं ऐसा कहा जाता है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दोस्तों उस सतह की तरह होते हैं, उस गोले की सतह की तरह होते हैं। आई बात समझ में? या फिर हम कह सकते हैं गोले के रूप में माना जाता है संयोजकता कोश को। और दोस्तों उनमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो एक सतह की तरह होते हैं। सतह पर जो होते हैं ऐसे होते हैं जो एक दूसरे पर आवर्तीकर्षण से वो दूरी बनाना चाहते हैं। आई बात समझ में? ये चीज़ होगी। अब दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब आगे इसको और समझते हैं हम लोग। दोस्तों इसको आगे हम समझते हैं थोड़ा बहुत। देखिए 2 वैज्ञानिक बाद में आते हैं, वो आपको पता है। एक का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? नाइहोम। एक का नाम क्या हो जाएगा? नाइहोम। और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? गिलेप्सी। गिलेप्सी। ठीक है,
तो गिलेप्सी और नाइहोम थे, उन्होंने दोस्तों VSEPR सिद्धांत को सुधारा। इन्होंने VSEPR सिद्धांत जो होता है इसको सुधार करके कहा, उन्होंने सुधार करके दोस्तों उन्होंने कहा कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझना एक चीज़ को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये लोकेलाइज्ड होते हैं दोस्तों। उन्होंने कहा कि वह लोकेलाइज्ड होते हैं, यानी कि स्थानगत होते हैं। किसके ऊपर? किसी भी परमाणु के ऊपर, ठीक है। तो परमाणु के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो स्थानगत होते हैं, लोकेलाइज्ड होते हैं। यानी कि ये कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि वो ज़्यादा स्थान ग्रहण करते हैं और उनके मध्य दोस्तों प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, वो एक फिक्स होते हैं, एक लॉक की तरह होते हैं। आई बात समझ में? लेकिन अगर मैं कहूँ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केवल परमाणु में सहभाजित होते हैं। कैसे होते हैं? शेयरिंग होते हैं वो दोस्तों, है ना। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के अंदर सहभाजित होते हैं। कैसे होते हैं? सहभाजित होते हैं। इसी कारण से लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। प्रतिकर्षण क्या होता है दोस्तों? ज़्यादा होता है। और प्रतिकर्षण ज़्यादा होने से यही ज़्यादा स्थान ग्रहण करते हैं, यही ज़्यादा क्या करते हैं दोस्तों? स्थान को ग्रहण करते हैं, स्थान ज़्यादा ग्रहण करते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद में दोस्तों, उन्होंने कहा कि इसी कारण से दोस्तों जो अणु होता है उसकी आकृति दो तरह की होती है। उन्होंने कहा कि जो अणु होता है इसकी आकृति होती है वो दो तरह की होती है। तो अणु की आकृति होती है वो लोन पेयर के कारण, प्रतिकर्षण के कारण से दोस्तों, स्थान ज़्यादा ग्रहण करने से दोस्तों अणु की आकृतियाँ दो टाइप की होती हैं। एक होती है दोस्तों रेगुलर ज्योमेट्री, और दूसरी होती है इरेगुलर ज्योमेट्री। हिंदी में इसको कहते हैं नियमित ज्यामिति, और दूसरा इसको कहते हैं अनियमित ज्यामिति। देखो ये क्या चीज होती है, तो देखो रेगुलर जो ज्योमेट्री होती है इसके अंदर दोस्तों लोन पेयर नहीं होते हैं। इनके अंदर दोस्तों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। केवल बॉन्ड पेयर होते हैं, देखो मैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर कर रहा हूँ। लोन पेयर होता है, इसको कहा जाता है एकाकी युग्म या अबंधित युग्म, है ना, असंयोजित युग्म। और बॉन्ड पेयर जो होता है इनको कहा जाता है आबंधित युग्म। ओके, तो इसमें केवल BP होता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस टाइप की जो ज्योमेट्री होती है इसको कहते हैं रेगुलर ज्योमेट्री। जैसे मैं इसका एग्जांपल बताऊं तो अभी बताया था मैंने आपको CH4 की ज्योमेट्री कैसी थी? अष्टफलकीय। कैसी थी? अष्टफलकीय, इस टाइप की। क्योंकि कार्बन के ऊपर, केंद्रीय परमाणु के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, तो इस टाइप की जो ज्योमेट्री होती है इसको कहा जाता है रेगुलर ज्योमेट्री। और अनियमित या इरेगुलर ज्योमेट्री होती है, इसके अंदर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंदर दोस्तों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, दोनों होते हैं, ठीक है। इसका मैंने आपको एग्जांपल बताया था अभी, जो कि NH3 में क्या था कि भाई इसने 3 तो बॉन्ड पेयर बना रखे थे और एक क्या था, इसमें लोन पेयर था, ये वाली स्थिति, ठीक है।
तो ये होती है इरेगुलर ज्योमेट्री और ये होती है रेगुलर ज्योमेट्री। अब दोस्तों यही था आपका VSEPR सिद्धांत। अब यहाँ पर बात ये रहती है दोस्तों कि जो रेगुलर ज्योमेट्री होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो कितने प्रकार की होती है वो, और इरेगुलर ज्योमेट्री होती हैं वो कितने टाइप की होती है वो मैं आपको सारणी के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है वो कमेंट करके बताएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करने की याद कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लेना।